हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस आते हैं अपनी सीरीज पे। तो सीरीज कौन सी बन रही थी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, ठीक है। हाँ जी, अगर आपका सेमेस्टर 1 है तो आपके लिए सीरीज जो है एप्लीकेबल होगी। वो मैटर नहीं करता चाहे आप बीकॉम प्रोग्राम में हो चाहे ऑनर्स में हो, आप ये सीरीज देख सकते हो, ठीक है। तो आज करने वाले हम चैप्टर नंबर तीसरा का तीसरा पार्ट, यानी कि ये यहाँ पे चैप्टर जो तीसरा है वो खत्म हो जाएगा पूरे तरीके से, ठीक है भाई। चलिए, तो और चालू करने से पहले अगर किसी के नोट्स परचेज करने तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको नंबर दे भी रखा होगा, आप सीधा जाके कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है सर। हाँ जी, टेंशन मत लेना, मेरी राइटिंग मेरे को पता है बहुत गंदी है, तो कंप्यूटर टाइपिंग में नोट्स मिलेंगे, ठीक है। तो जो भी नीचे नंबर दे रखा है या फिर ये नंबर दे रखा है, इस पे जाके कांटेक्ट करना, मेरा भाई आपसे कांटेक्ट कर लेगा। और कोशिश करना कि व्हाट्सएप करें, कि कॉल करोगे तो ज्यादा अच्छा लगता नहीं है, क्योंकि कभी आप बिजी मिलते हो कभी हम बिजी मिलते हैं, तो बात हो नहीं पाएगी ठीक से, ठीक है। तो ठीक है भाई, शुरू करते हैं। फिलहाल तो आज हम सीखने वाले हैं कैश बुक, बिल रिसीवेबल बुक और बिल पेबल बुक। ये तीनों बुक आज सीखेंगे और आपका ये जो चैप्टर है फाइनल जो तीसरा पार्ट है ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। चालू करते हैं कैश बुक। तो कैश बुक की अगर बात करें ना तो सर कैश बुक छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। बाकी बिल रिसीवेबल और बिल पेबल तो छोटे छोटे टॉपिक है, कैश बुक बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर हमें अलग अलग तरह की कैश बुक सीखनी पड़ेगी। पहले हम सीखेंगे सिंपल कैश बुक, सिंपल कैश बुक, ठीक है, जिसके अंदर कैश का कॉलम होता है। फिर हम सीखेंगे सिंपल कैश बुक जिसके अंदर बैंक का कॉलम होता है। क्या सिखाऊंगा मैं इसी के साथ ही बता दूंगा, सेम सेम है, दोनों एक जैसी हैं, ठीक है। और इसके बाद हम सीखेंगे डबल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में अंदर कैश और बैंक बन सकता है एक साथ, या फिर क्या बोलते हैं कैश और डिस्काउंट बन सकता है एक साथ, या फिर बैंक और डिस्काउंट बन सकता है एक साथ। तो इस तरीके से डबल कॉलम कैश बुक बन जाएगी, इसके अंदर दो कॉलम होंगे। उसके बाद हम सीखेंगे ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में जिसमें कैश बुक भी बनेगी, बैंक भी बनेगा, बैंक का कॉलम भी आएगा और डिस्काउंट का कॉलम भी आएगा, इस तरीके से। उसके बाद हम सीखेंगे पैटी कैश बुक, मतलब कि जो जो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन होते हैं उनके लिए कैश बुक जो बनाई जाती है उसे हम बोलते हैं पैटी कैश बुक, ठीक है। तो इसके बाद पैटी कैश बुक सीखना है। तो ये सारी कैश बुक आपको सीखनी है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक कौन सा आता है भाई? प्रिपेयर ए सिंपल कैश बुक। आपको एक सिंपल कैश बुक बनानी है जो कि ये वाली है, ठीक है भाई। और क्या बोलते हैं ऑफ शिफ्ट फ्रॉम फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। अब सिंपल कैश बुक दो तरह की होती है, या तो कैश वाले ट्रांजैक्शन की या फिर बैंक वाले ट्रांजैक्शन की। तो कैश बुक तो सिंपल बनेगी, देखो ऐसे, कैश बुक तो सिंपल रहेगी सर। यहां पे आ जाएगा डेट पर्टिकुलर, यहां पे आ जाएगा एलएफ, उसके बाद अमाउंट, फिर से डेट, फिर से पर्टिकुलर, उसके बाद एलएफ और ये रहा अमाउंट। ये है डेबिट साइड का अमाउंट, ये है क्रेडिट साइड का अमाउंट, और इसको हम बोलते हैं कैश बुक, ठीक है सर। सिंपल है ना? हाँ जी। अब बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपके ट्रांजैक्शंस में आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो, लेन देन कर रहे हो, उन ट्रांजैक्शंस के अंदर बैंक का ज्यादा यूज होता है। यानी कि अगर बैंक से पेमेंट कर रहे हो, बैंक से खरीद रहे हो सामान, बैंक से बेच रहे हो, जैसे यहाँ पे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, अगर कैश की जगह बैंक होता, यहाँ पे सेल्स में कैश की जगह बैंक होता, मतलब कैश की जगह आप बैंक में ट्रांजेक्शन करते हो, तो यहाँ पे ये जो अमाउंट है, अमाउंट वाले कॉलम की जगह आप बैंक लिख दोगे, तो वो बन जाएगा सिंपल कैश बुक बैंक कॉलम वाली। लेकिन अभी कैश कैश लिखा हुआ है सब में, तो मैं कैश बुक बना रहा हूं और वो भी कैश कॉलम के साथ, समझ में आया? मतलब अगर यहाँ पे बैंक लिखा होगा तो हम बैंक की वाली एंट्री करेंगे, और कैश लिखा होगा तो कैश वाली एंट्री करेंगे। सिंपल इतना। चलिए अब बात आती है भैया कैश बुक। कैश बुक किस तरीके से काम करता है? तो नाम से ही पता चल रहा है सर, कैश है। कैश हमेशा कौन सा अकाउंट है? ये एक रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब भी पैसा आएगा, यानी जब भी कैश आएगा तो उसको डेबिट कर देंगे, और जब भी पैसा जाएगा तो उसको क्या कर देंगे हम? क्रेडिट। यानी जब भी आपको लगे कि बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है तो डेबिट में डालना, और जब भी आपको लगे कि बिजनेस में से पैसा जा रहा है वापस तो उसे क्रेडिट में डाल देना। सिंपल था, ठीक भाई। चालू करते हैं। पहली एंट्री क्या करना है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी कि हमने बिजनेस चालू किया है वो भी कैश में, मतलब समझ रहे हो ना? हाँ जी। एक होता है बिजनेस और एक होता है बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन ने बिजनेस को क्या दिया है? कैपिटल। समझ में आया? तो बिजनेस के लिए एंट्री करते हैं हम, या बिजनेसमैन के लिए? हम बिजनेस के लिए एंट्री करते हैं सर, बिजनेसमैन के लिए एंट्री नहीं करते। तो बिजनेस के पास क्या आया? पैसा आया, कैश आया, कैपिटल आया। हाँ जी, तो इसी को लिख दो बस। तो हम लिख रहे हैं जून 1 तारीख की एंट्री। हाँ जी, तो ये हो गया 2 में क्या हो जाएगा? 2 में कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और कितने रुपए कैपिटल आई? 10,000 रुपए। वो कह रहा है भैया 2 में क्यों लिखा? पर ये
मतलब 2 क्यों लिख रहे हो, समझो ये जनरल एंट्री से ही बनती है ये सारी चीजें। जनरल एंट्री याद है इसकी क्या होती है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश मतलब क्या होता है, कैश हमारे पास आ रहा है तो जनरल एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या होता है, कैपिटल अकाउंट, है ना भाई। चलिए 10,000 यहाँ पे आ जाता है, 10,000 यहाँ पे आ जाता है, इसी तरीके से जनरल एंट्री होती है, ठीक है भाई। हाँ जी, जनरल एंट्री सेम इसी तरीके से होती है। अब देखो कैश अकाउंट में मैं एंट्री कर रहा हूं तो कह रहा है कैश अकाउंट को डेबिट कर दो, तो मैंने कैश अकाउंट के डेबिट में लिख दिया, लेकिन लिखना क्या था 2 में कैपिटल, तो मैं 2 में कैपिटल लिख रहा हूं यहाँ पे 10,000 रुपए से जो आई, यानी पैसा आ रहा है ना, सीधी बात, तो पैसा आ रहा है तो डेबिट में और पैसा जाएगा तो क्रेडिट में, सिंपल। चाहे जनरल एंट्री से कर लो चाहे बिना जनरल एंट्री कर लो, बात सेम पड़ेगी। शुरू करते हैं। पेड फॉर परचेज, यानी हमने सामान खरीदा और उसके लिए हम पेमेंट कर रहे हैं। अब पेमेंट करेंगे तो पैसा आएगा या जाएगा, कह रहा है आएगा। पेड फॉर परचेज है भाई, आपने सामान खरीदा है उसके लिए पेमेंट करी है, और जब पेमेंट करते हैं तो पैसा क्या होता है, जाता है। जब पैसा जाता है तो हमारे पास से पैसा जा रहा है, इसलिए हम उसे क्रेडिट में लिखेंगे। तो जून कौन सी तारीख की है एंट्री, 4 तारीख की, तो जून 4 को हमने परचेज किया था ना, तो यहां पे हो जाएगा बाय में परचेज, बाय में परचेज अकाउंट, और कितने रुपए जा रहे हैं, 4,000 रुपए जा रहे हैं, तो यहां पे हो जाएगा 4,000 रुपए, सॉरी 4,000 रुपए जा रहे हैं, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जनरल एंट्री के हिसाब से करना चाहते हो तो जनरल एंट्री के हिसाब से कर लो भाई। तो एंट्री क्या होती है, पेड फॉर परचेज की, परचेज के लिए पेमेंट कर रहे हो तो एंट्री क्या होगी, परचेज के लिए पेमेंट किया ना, तो परचेज अकाउंट डेबिट और 2 में कैश, क्योंकि पैसा गया आपके पास से, तो ये एंट्री होगी। अब देखो कैश का अकाउंट बना रहे हैं हम, तो कैश कहां पे लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड में, तो कैश के हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, लेकिन लिखना क्या है उसके उल्टे वाली चीज, यानी कि इसका उल्टा क्या लिखा हुआ है, परचेज अकाउंट डेबिट, तो परचेज अकाउंट को मैंने डेबिट में लिख दिया, मतलब परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बताया था ना डेबिट का दूसरा नाम क्या होता है, बाय, और 2 का दूसरा नाम क्या होता है, क्रेडिट, मतलब क्रेडिट को आप 2 बोल सकते हो और डेबिट को बाय बोल सकते हो, इसलिए वहां पे बाय लिखा हुआ है, सिंपल, ठीक है। यानी जो आप अकाउंट बना रहे हो उसकी एंट्री तो करेंगे नहीं, कैश है ना, तो कैश के कहां पे लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड में, तो कैश के क्रेडिट साइड में लिखना है, लेकिन लिखना क्या है, जो दूसरा है उल्टी वाली चीज वो वाले पे लिख दी। सेम ऐसी कैश के मतलब कैश यहाँ पे डेबिट में, तो कैश के डेबिट साइड में लिखना है, लेकिन लिखना क्या है, जो यहाँ पे दूसरी साइड लिखी हुई है, यानी 2 में कैपिटल तो 2 में कैपिटल। अगर जनरल एंट्री नहीं आती आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पैसा आ रहा है पैसा जा रहा है उस हिसाब से एंट्री कर लो, पैसा आ रहा है तो डेबिट में, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट में, और क्यों आ रहा है क्यों जा रहा है वो रीजन लिख देंगे हम यहाँ पे। जैसे कि बहुत आसान है सर, रिसीव फ्रॉम कैश सेल्स, यानी हमने सेल्स किया, माल बेचा और उससे पैसा आया, पैसा आ रहा है तो कहां पे लिखेंगे, डेबिट में। कौन सी तारीख को, 8 तारीख को, किस वजह से आ रहा है, 2 में सेल्स अकाउंट, यानी कि माल को बेचने की वजह से। और कितना पैसा आ रहा है सेल्स में, देख लो फटाफट से भाई, 3,200 रुपए आ रहे हैं, आसान था भाई। चलिए तो इसके बाद अगली एंट्री कौन सी है, ओह सॉरी 7 तारीख की एंट्री थी, सही है सेल्स वाली, ठीक है। उसके बाद 8 तारीख की एंट्री, पेड टू श्री राजकुमार, श्री राजकुमार को हमने पैसे पे करे तो फिर पैसा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय में श्री राजकुमार, तो श्री राजकुमार को पैसे दे रहे, और इसके पीछे अकाउंट मतलब ना, नाम के पीछे अकाउंट नहीं रखता। कितने रुपए दिए हमने, 700 रुपए दिए। आगे चलते हैं, रिसीव फ्रॉम श्री के कुमार, के कुमार से हमें पैसे मिले, 9 तारीख को पैसा आ रहा है तो डेबिट में, तो 2 में क्या लिख देंगे, के कुमार। कितने रुपए आए हमारे पास आ गए 900 रुपए, कोई दिक्कत तो नहीं। पेड टू स्टेशनरी, पेड फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी के लिए पेमेंट करी है, तो 16 तारीख के पैसे गए हैं, तो बाय में स्टेशनरी, भाई कूड़े वाली गाड़ी आ गई तो थोड़ी देर के लिए पॉज कर देते हैं, वरना कॉपीराइट लगा देंगे कोई ना कोई, ठीक है। चलिए शुक्र भाई, चलो फिर, ये भारत जागे उठेंगे भाग्य हमारे स्वच्छ बनेगा ये भारत, शुक्र भाई। चलो कैसे कह रहे हैं, पेड फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी के लिए पेमेंट करी है, STATIONAR भाई, स्टेशनरी पेमेंट करी कितनी, 137 रुपए, 137 रुपए, ठीक है भाई। पैसे पेमेंट करिए तो पैसे जा रहा है इसलिए क्रेडिट कर दिया उसे। आगे चलते हैं, पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर, ये भी पेमेंट करी हमने ऑफिस फर्नीचर के लिए, तो 25 तारीख की एंट्री, बाय में ऑफिस फर्नीचर, ठीक है भाई। और कितने की पेमेंट करी है, 595 रुपए की। चलिए इसके बाद 29 तारीख को रिसीव फ्रॉम कैश सेल्स, 29 तारीख को पैसा आया, तो 29 तारीख को पैसा आया, क्या आया, 2 में कैश सेल्स मिला, मतलब माल बेचने में मिला पैसा, तो 2 में सेल्स अकाउंट, ठीक है। और कितना पैसा आ रहा है देख लो ना, कितना पैसा आ रहा है दिख रहा है तुम्हें, है 1200 रुपए। चलिए तो 1200 रुपए आ गए इधर। आगे पेड स्टेशनरी टू स्टाफ, सॉरी पेड सैलरी टू स्टाफ, स्टाफ को सैलरी पे करी है, कोई दिक्कत नहीं, पैसा जा रहा है, तो 30 तारीख को हमारे पास से पैसा जा रहा है, तो बाय में सैलरी अकाउंट, कितने रुपए गए, स्टेशनरी अकाउंट, हाँ जी, तो कितने रुपए जा रहे हैं सैलरी के लिए, 600 रुपए। और क्या है, 30 तारीख को पेड ऑफिस रेंट, 30 तारीख को है भाई, तो बाय में ऑफिस का रेंट, ऑफिस रेंट कितने रुपए, 350 रुपए, साफ साफ लिख देते हैं, ये 350, ठीक है भाई, बस
बस भाई, तो जितनी भी एंट्री थी हमने सारी की सारी एंट्री वहां पे चेप दी है। अब करना है हमें बैलेंस खाली, और आपका क्वेश्चन खत्म पूरे तरीके से। बैलेंस मतलब इन दोनों में से पहले चेक करो कौन सी साइड कम है और कितनी कम है। तो हमने चेक किया, इसका टोटल कितना आ गया भाई, अरे करो ना टोटल, इसका टोटल कितना आ रहा है, करा नहीं तुमने? हाँ जी, 10 11 12 13, 13 के बाद 14 15 15 15,300। तो इसका टोटल आ गया भाई 15,300, क्योंकि ये वाली साइड ज्यादा है। इसका टोटल कर लेते एक बार, कितना आ रहा है, तो 4,000। ये तो बड़ा मुश्किल है भाई, ये कैसे होगा, मेरा तो मुश्किल नहीं है। 4,000 4,700, तो 4,700 और 600, 6 6 12 13, यानी कि 5,300 5,300 5,300 और 350, यानी कि 5,650। तो 5,650 ये हो गया। इसके बाद हमको क्या क्या जोड़ना रह गया, अब 5,650 के पास ये और ये जोड़ने रह गए ना, तो ये हो गया भाई कितना, 7 5 12 का 2, 1 हाथ 0 ऊपर 10 10 और 3 13 का 3, 1 हाथ 0 ऊपर 5 6 7 732, और ये हो गया 2 8 6 6 12 13 का 3, 1 हाथ 0 ऊपर, और ये हो गया 6 6382, यानी इन सब का टोटल आ रहा है 6382। अब देखो इन सब का टोटल 15,300 है, उन सब का टोटल कितना है 6382। दोनों में से कौन सी साइड कम है, वो वाली साइड कम है। कितनी कम है निकालते एक बार, तो 15,300 में से 6382 माइनस कर दिया, तो ये आ गया भाई 8, यहाँ पे बच गया 1, और इधर बच गया कितना 9, और इधर बच गया कितना 8, तो 8918, तो 8918 आपका आंसर आ गया। और इसको हम लिखेंगे बाय में बैलेंस CD की लास्ट में हमारे पास कैश में इतना बैलेंस बचा हुआ है, और अब मिला के टोटल हो गया 15,300 सारा का सारा। और ये जो बैलेंस CD होता है ये आपका फाइनल आंसर होता है, जिसको फाइनल आंसर को यहाँ पे उतारना पड़ेगा आपको अगली तारीख को। तो जून था ये, हाँ जी, तो हम जुलाई में उतार देंगे 1 तारीख को। और कितने रुपए ये हो गया 2 में बैलेंस BD, और कितने रुपए 8918। सिंपल है। चलो भाई, तो अगला क्वेश्चन चालू करते हैं फटाफट से, शुरू भाई। चलो हाँ भाई, बस एक छोटी सी चीज बतानी रह गई थी इसके अंदर, ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा काट के दोबारा बना देंगे अगले, ठीक है। क्या बताना रह गया था कि ये जो है ना मैंने कैश बुक बनाई है, और वो भी कब, जब कैश के ट्रांजैक्शन थे सारी, यानी ये मैंने कैश बुक बनाई है कैश कॉलम के साथ। अगर कई बार क्वेश्चन में बोलते हैं कैश बुक बनानी है लेकिन केवल बैंक कॉलम के साथ, तो यहाँ पे अमाउंट की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप लिखोगे बैंक, यहाँ पे अमाउंट की जगह क्या लिखोगे आप, बैंक, कि बैंक से हम इतने ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। और तब केवल इसमें से जो भी कैश वाले ट्रांजैक्शन है वो लिखे थे मैंने, लेकिन उस टाइम पे केवल जो बैंक वाले ट्रांजैक्शन होंगे वो केवल लिखोगे आप, कैश वाले ट्रांजैक्शन नहीं लिखोगे। यानी बैंक में कितना पैसा आ रहा है, बैंक से कितना पैसा जा रहा है, केवल वो ट्रांजैक्शन होने वाली एंट्री, ठीक है भाई। तो मेरे हिसाब से बहुत सिंपल होता है, ना के बराबर आता है, तो कैश बुक और बैंक कॉलम वाला दोनों कर लोगे आप आराम से, ठीक है। मैं सीधा डबल वाला करवा देता हूं, जिसके अंदर हम या तो कैश बुक और बैंक, मतलब कैश और बैंक दोनों कॉलम यूज करेंगे, या फिर कैश के साथ कोई डिस्काउंट वाला यूज करेंगे, इस तरीके से। जब ट्रिपल कॉलम करवाऊंगा तो फिर तीनों हो जाएंगे एक साथ एक ही अकाउंट के अंदर, तो तीनों समझ में आ जाएंगे आपको अच्छे तरीके से। समझ में आया? ट्रिपल कॉलम तक वेट करना, अभी फिलहाल हम चल रहे हैं डबल कॉलम कैश बुक पे, ठीक है भाई। चलिए शुरू करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं उसका, डबल कॉलम कैश बुक का। जिसको नोट करना है नोट कर लेना भाई, जगह दे दिया, टाइम दे दिया है, ठीक है, करिए फटाफट। हाँ भाई शुक्र है। चलो फिर, हाँ भाई, तो बात आती है इस बार प्रिपेयर करना है आपको, प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक विद कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। पिछली बार हमने सिंगल कॉलम कैश बुक सीख लिया था, जिसके अंदर हमने कैश वाला बनाया था। अब चाहो तो बैंक वाला बना सकते हो, उसी तरीके से सेम बनेगा बिल्कुल, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें, ठीक है। इस बार करते हैं कैश कॉलम और डिस्काउंट वाला कॉलम, 2 कॉलम के साथ, ठीक है। ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल ही है भी। तो 2 कॉलम बनानी है, थोड़ा सा बड़ा कर दो, चलिए। हाँ भाई, तो यहां पे आता है डेट, इधर आता है पर्टिकुलर, ये हो गया LF, और उसके बाद यहाँ पे हो गया कैश वाला अमाउंट, और इधर हो गया डिस्काउंट वाला अमाउंट। हमको 2 कॉलम बनानी है डबल कॉलम कैश, कैश और डिस्काउंट के साथ, ठीक, तो वही बना रहा हूं मैं। फिर से डेट, फिर से पर्टिकुलर, और ये हो गया LF, ये हो गया कैश वाला अमाउंट, और ये हो गया डिस्काउंट वाला अमाउंट, ठीक है। तो पीछे डिस्काउंट कर लेंगे, आगे कैश कर लेंगे, मर्जी आपकी, आप चाहे तो आगे डिस्काउंट कर लो, पीछे कैश कर लो, वो डिपेंड आप पे कर देता है पूरी तरीके से। बस ये जो है ये 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है इस अकाउंट को, ये लाइन, ठीक है। ये साइड हो जाएगी डेबिट वाली साइड, और ये वाली साइड हो जाएगी क्रेडिट वाली साइड, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम बोलते हैं कैश बुक, ठीक है। बस दिक्कत वाली बात क्या है, इसमें आपको दोनों के हिसाब से करना पड़ेगा। जैसे आपको पता है हम कैश के भी हिसाब किताब रख रहे हैं इसमें, तो जो कैश है, कैश एक रियल अकाउंट है ना, ठीक है। जितनी भी एसेट्स होती है और वो रियल अकाउंट में आती है, तो इसका रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट व्हाट गोज
आउट, यानी जब भी पैसा आएगा तो आपको डेबिट में लिखना है और जब भी पैसा जाएगा तो क्रेडिट में लिखना है। लेकिन वहीं पे अगर बात करी जाए ये जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट जो है वो एक नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है सर, क्योंकि डेबिट वाले, और इसका रूल क्या बनेगा फिर, हाँ जी, इसका रूल बनता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जब भी डिस्काउंट हम देंगे किसी को, हमारे लिए एक्सपेंस होगा वो, इसलिए उसे डेबिट कर देंगे। और सेम उसी तरीके से क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो अगर कहीं पे डिस्काउंट हम ले रहे हैं तो हमारे लिए प्रॉफिट है और उसको क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। श्योर है? चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, करते हैं बराबर से। क्या रहा है पहली तारीख की एंट्री, क्या रहा है ओपनिंग बैलेंस कैश इन हैंड, ओपनिंग बैलेंस है कैश इन हैंड में बचा हुआ है, मतलब हमारे पास पैसा इतना पड़ा हुआ है, तो हमारे लिए तो प्रॉफिट वाली बात है। तो जैसी प्रॉफिट वाली बात दिखी हमने लिख दिया डेबिट साइड में, क्या लिखेंगे कि जुलाई को 1 तारीख को हमारे पास कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, बाई में बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस पड़ा हुआ है 9,000 रुपए। स्टार्टिंग में जो बैलेंस उतरता है उसको बोलते हैं बैलेंस बीडी, और जो एंड में बचता है वो बैलेंस सीडी होता है, ठीक है भाई, उसको बताया था मैंने, बैलेंस सीडी जो होता है साल के एंड में होता है, बैलेंस सीडी को हमने बैलेंस बीडी किया था पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर ही। चलिए, तो स्टार्टिंग में इतना बैलेंस बचा हुआ था तो मैंने लिख दिया बैलेंस बीडी इतना बचा हुआ है। चलिए दूसरा क्या है 5 तारीख की एंट्री, रिसीव फ्रॉम निर्मल, निर्मल से पैसा मिला हुआ है, तो पैसा आया है, ठीक है भाई, तो बाय में निर्मल, सिंपल ना, ठीक। तो सॉरी उल्टा हो गया, इस साइड बाई नहीं आता भाई, इस साइड 2 आता है, 2 उस साइड आता है ना समय बाई, ठीक। 2 में निर्मल, रिसीव फ्रॉम निर्मल, क्योंकि देखो एंट्री क्या है, रिसीव से पैसा, मतलब निर्मल से पैसा मिला है, तो जनरल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट 2 में निर्मल, क्योंकि पैसा आ रहा है तो कैश डेबिट कर दिया, 2 में निर्मल लिखेंगे, तो निर्मल से पैसा आ रहा है ना, तो 2 में निर्मल है ना, इसलिए 2 में रहेगा। श्योर थे? अच्छा, डिस्काउंट भी अलाउ किया है, तो 720 रुपए उससे मिले हैं निर्मल से, तो कैश में आ गया 780 रुपए, सॉरी, और डिस्काउंट में आ गया 20 रुपए, कि निर्मल को डिस्काउंट अलाउ किया है, और डिस्काउंट अलाउ करना मतलब हमारे लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को मैंने बताया जब भी एक्सपेंस लिखेंगे तो उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट, इसलिए मैंने डेबिट कर दिया डिस्काउंट को। सिंपल, आगे चलते हैं। बात आती है पे टू नासिर, नासिर को हमने पेमेंट करी है, नासिर को पेमेंट कर रहे हैं कितने रुपए की, 560 रुपए का, एंड ही अलाउड अस डिस्काउंट, उसने हमें डिस्काउंट दिया है। तो पहले हमने नासिर को पेमेंट करी है, पैसा आया गया, पैसा गया, पैसा गया, तो फिर कहां पे लिखेंगे हम इसे, क्रेडिट साइड में। तो 9 तारीख की एंट्री कहां पे हो जाएगी, क्रेडिट साइड में, तो यहां पे हो जाएगा बाय में नासिर, कितने की पेमेंट करी है, 560 रुपए की, सिंपल है। और फिर उसने अलाउ किया डिस्काउंट में, तो पैसा मिल रहा है, हमारे लिए इनकम है, और इनकम को मैंने बताया था क्रेडिट करेंगे, तो इसलिए मैं क्रेडिट में डालता हूं 40 रुपए डिस्काउंट के अंदर, 9 तारीख की। अगली एंट्री 13 तारीख की, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, माल बेचा है कैश में, तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो 13 तारीख में डेबिट साइड में आ जाएगा, कितना 2 में सेल्स, और कितने रुपए आएंगे 700 रुपए, तो ये हो गया 700 रुपए। आगे चलते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम कैश, मतलब कैश में हमने सामान खरीदा है तो पैसा जाएगा, पैसा जाएगा कितने रुपए जाएंगे 520 रुपए, किस नाम से, बाय में, परचेज के नाम से, क्योंकि हमने पैसा क्यों दिया है, परचेज करने के लिए, 17 तारीख की एंट्री को, ठीक है। 21 तारीख को क्या हुआ, पेड इलेक्ट्रिसिटी, हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा है, तो पैसा जाएगा, तो 2 में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी, कितने रुपए जाएंगे हमारे पास से 78, तो यहां पे आ जाएगा 78, ठीक है भाई। हाँ जी, कौन सी तारीख को ये था इलेक्ट्रिसिटी, 21 तारीख को, सिंपल था। और मैं बढ़िया बैठो, अभी आ रहा हूं बस थोड़ी देर में। पेड फॉर एडवर्टीजमेंट, अपने 25 तारीख को एडवर्टीजमेंट के लिए पेमेंट करी है, तो 25 तारीख को पेमेंट करी है, तो 25 तारीख को, और किसके लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए, पेड फॉर एडवर्टीजमेंट कितने रुपए 22 रुपए, तो यहाँ पे तो बाय में एडवर्टीजमेंट, कितने रुपए 22 रुपए, ठीक है। इसके अलावा और क्या हुआ, रिसीव फ्रॉम उमेश्वर, उमेश्वर से पैसा मिल रहा है 29 तारीख को, तो जी 29 तारीख को 2 में उमेश्वर, ठीक है भाई, क्योंकि पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो क्या करते हैं उसे डेबिट करते हैं, कितना 947 रुपए आ रहे हैं। इसके बाद क्या था, उमेश्वर के बाद अलाउड हिम डिस्काउंट, उसको डिस्काउंट भी दिया है, तो डिस्काउंट हमने दिया है हमारे लिए क्या हो गया डिस्काउंट, एक्सपेंस, एक्सपेंस को क्या करते हैं हम डेबिट, तो कितने रुपए से डेबिट करना है 53 से, सेम इसी तारीख को है तो इसलिए इसी तारीख में आ जाएगा 53। इसके बाद लास्ट एंट्री रहेगी 31 तारीख को, पेड रेंट और सैलरी, हमने सैलरी और रेंट पे किया है, तो पैसा जाएगा, पैसा जाएगा, तो कौन सी तारीख को 31 तारीख को पैसा जाएगा, तो हम कहां पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में कितना हो गया, पेड रेंट, तो बाय में रेंट, और सेम 31 तारीख को हमने और क्या पेमेंट करी है, सैलरी, तो बाय में सैलरी, और कितने कितने अमाउंट है 250 और 450, तो ये हो गया 250 और इसका हो गया 450, सिंपल, बस खत्म भाई क्वेश्चन। सारी एंट्री जितनी भी थी हमने वो पोस्ट कर दी है, सारी एंट्री हो चुकी है, बस आपको करना क्या है लास्ट में, अब आपको देखना है इन दोनों में से कौन सी साइड कम है और कितनी कम है, बस ये चेक कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि मेरे को दिख रहा है साफ साफ, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही 9000 का अमाउंट है, तो यानी कि ये वाली साइड ज्यादा होने वाली है, वो वाली साइड कम होने वाली है, तो इस साइड का टोटल भाई मैं पहले करके रख चुका हूँ इसका, तो इसका आ गया टोटल
क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में टाइम लग गया था, तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। तो इसका आ गया टोटल 11,427। सिंपल है, इसका अगर आप टोटल करोगे तो 11,427 आ गया, सिंपल। लेकिन इसका टोटल किया ही नहीं था मैंने, है ना। चलिए इसका टोटल कर लेते हैं, तो कितना हो गया 5 और 2 7, तो इसका टोटल आ रहा है 73। लेकिन अगर बात करी जाए ये वाली साइड का में, तो देख लो एक बार इनका टोटल कितना है। इनका टोटल आ गया, एक तो क्या तो 40 है, ये नॉर्मल है, तो इसमें कितना आएगा 450, 450 और 250 कितना हो गया 500, 600, 700, 700, 700 और ये कितना था 520 था, हाँ जी। तो ये कितना, मेरे को खुद को मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही, साफ साफ लिख देता हूँ 520, ठीक है। तो 450 और 250 ये हो गया 700, 700 और 500, 7 5 1200, 1200 और 20, 1220 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया अभी तक 1220। अभी हमने ये जोड़ा और ये जोड़ लिया, ठीक है 1220। और उसके बाद 560 और जोड़ने हैं, और उसमें 522 यानी 560 और 70 80 यानी 582 रुपए जोड़ने हैं। तो ये हो गया 2 8 2 10 का 0, 1 हाथ 0 पर 5 6 7 8 और उसके बाद 1, मतलब 1802 आ रहा है इसका टोटल। तो बस इसमें से अब इसका टोटल घटा देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि कितना आ रहा है, ये आ गया आपका 9547। कह रहे भैया कहां से लिख दिया आपने, ये भाई मैंने पहले करके देख रखा है, टोटल बताया था ना, हाँ जी। तो ये आपका कर रखा है, आप कर लेना, आपका परफेक्ट वही आंसर आएगा। एक सेकेंड भाई, एडवर्टीजमेंट, पेड फॉर एडवर्टीजमेंट 78 नहीं भाई, क्वेश्चन गलत कर रखा है ना। एक सेकंड यार, यही दिक्कत हो गई शायद, मेरे को लग रहा है ये तुमने बताया नहीं ना, कैसे मारा को तुम बिना नहीं किए कर रहे बैठे बैठे, ध्यान तो देते नहीं तुम हल्का सा भी। भाई पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी कितने रुपए पे करे थे हमने इलेक्ट्रिसिटी के लिए 3, ये देखो यही गलती हो रही है, ये इधर लाइन पिछली बार में लाइन बना दी थी मैंने ऐसी, हाँ जी। चलिए पेड इलेक्ट्रिसिटी के लिए पेमेंट करी है, तो पैसा आया नहीं है, पैसा गया है, तो पैसा जाएगा, तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे नहीं आएगी भाई। देखा तुम बताते भी नहीं ना, कतई नटखट हो रहे हो, कतई नॉटी हो रहे हो। 21 तारीख को हमने पेमेंट करी है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो भाई 21 तारीख वाली एंट्री यहाँ पे आनी चाहिए थी, लेकिन वहां पे जगह नहीं है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। बाय में इलेक्ट्रिसिटी कितने रुपए की पेमेंट करी है हमने पेमेंट करी है इलेक्ट्रिसिटी की 78 रुपए की, हाँ भाई। तो अब आएगा इसका टोटल आ गया 11,1147 और इसका टोटल अभी कितना आ जाएगा, इतना इसका इसमें 78 और जोड़ना है ना, तो 78 और जोड़ दिया, तो इसका टोटल आ गया 8 और 2 10 का 0, 1 हाथ 0 ऊपर 8 हो गया, ये हो गया 8 और ये हो गया 1000, मतलब 1880 रुपए आ गया इसका टोटल। तो इसमें से अब 1880 घटाने हैं, मतलब 11427 में से घटा देंगे हम 1880, तो ये हो गया 7, ये हो गया कितना 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 9, हाँ जी। तो अब आपका आंसर आ गया परफेक्ट 9547 पूरे तरीके से, ठीक है। और ये हो गया बाय में बैलेंस CD, ठीक है। और कितनी तारीख को, ये हो गया 31 तारीख को, ठीक है भाई। चलिए और फिर इसका आपको करना है टोटल, तो इसका टोटल आ जाएगा 11427 और इसका टोटल आ गया कितना 40। अच्छा इसका बैलेंस CD तो निकाला नहीं ना, 73 में से 40 गए, ये बच गया 33, तो इसका बैलेंस CD आ गया 33, तो ये हो गया 73 ठीक है। और जो यहाँ पे बैलेंस CD होता है ये आपका आंसर होता है, और यही आंसर जो आपको बैलेंस BD में यहाँ पे उतारना पड़ता है, ठीक है। अगली साल का पहली तारीख के मान के, तो ये हो गया जुलाई था ना, जुलाई के बाद अगस्त के मान लेंगे 1 तारीख को। और क्या ट्रांजेक्शन हुई 2 में बैलेंस BD और कितना, ये हो गया 9547 और इसका 33। वैसे अगर साल की एंड होती तो फिर मैं यहाँ पे बैलेंस CD की जगह डिस्काउंट वाला अमाउंट को ट्रांसफर कर देता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लेकिन साल का एंड है नहीं, बैलेंस CD करना पड़ेगा आपको, ठीक है भाई। तो इस तरीके से क्वेश्चन आने वाला है, बस कुछ नहीं था, वो इलेक्ट्रिसिटी वाली गलती हो गई थी कि पैसा हमने देते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी बिल में, तो पैसा जा रहा है तो उसको वहां पे लिखना था, क्रेडिट साइड में डेबिट लिख दिया था। बाकी सेम क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है भाई। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और जिसने पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूँ दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग से थैंक यू आपको। और आपने पहले नहीं किया तो कोई बात नहीं है, कोई आपत्ति नहीं आ रही है, हम भी यहीं मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद, ठीक है, आप भी यहीं पे। चलिए तो जिसको नोट करना है नोट करिए भाई फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। आप करेंगे ट्रिपल कॉलम कैश बुक और उसके बाद बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल पेबल अकाउंट और पेटी कैश बुक। चलिए हाँ भाई श्योर है। तो बात आती है, दिन दूसरा है लेकिन आपके लिए क्लिप वही है, ठीक है, कि आपको थर्ड प्लेलिस्ट मतलब जो आपकी तीसरी वीडियो है उसी के अंदर करने वाले हैं। तो अब करने वाले हम भाई ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक के अंदर हम इसमें डिस्काउंट का कॉलम बनाएंगे, इसके अंदर कैश का कॉलम बनाएंगे, इसके अंदर बैंक का कॉलम बनाएंगे, तो तीनों कॉलम इसके अंदर बनने वाले हैं, ठीक है। हाँ जी, तो शुरू करते हैं कैश बुक कैसे बनने वाली। बहुत सिंपल है सर, जैसे आप पहले करते थे सेम उसी तरीके से अभी भी करना है, ठीक है, बढ़िया। और ये ठीक है, ये हो जाएगी आपका
डेट, ठीक है, ये कौन सी है, डेट। चलिए, इसके बाद आपका ये बन गया बैंक का कॉलम, ये कैश का कॉलम, और ये बन गया डिस्काउंट का कॉलम। ये हो गया आपके लिए लेजर फोलियो, और ये हो गया आपका लिए डेट। तो यहाँ पे आ जाएगा डेट पर्टिकुलर, ठीक है, LF। ये हो जाएगा आपका डिस्काउंट का कॉलम, ये हो जाएगा आपका कैश का कॉलम। आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ये हो जाएगा आपका बैंक का कॉलम, ये फिर से डिस्काउंट सॉरी डेट का, ये पर्टिकुलर का, ये LF लेजर फोलियो, और इसका डिस्काउंट का कॉलम, कैश का कॉलम और बैंक का कॉलम। ठीक है, एक बार देख लूँ सारी कॉलम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ना देखा, फंस गया ना, अभी रह जाता। हाँ भाई, श्योर है, अब तो दिख रहा होगा साफ साफ। चलिए, तो बात क्या आती है भाई, इस बार मतलब ये सारी एंट्री वहां पोस्ट करनी है, बस वही कॉलम है भाई, इसको कैश बुक ही बोलेंगे। तो कैश बुक के हिसाब से क्या होता है भाई, कैश जो होता है वो रियल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लेकिन ये जो डिस्काउंट है केवल ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, है ना। बैंक भी क्या है, एक रियल अकाउंट है, तो बैंक और कैश में दोनों एक सेम ही एंट्री होगी, यानी पैसा आएगा तो डेबिट, पैसा जाएगा तो क्रेडिट, बस। शुरू करते हैं। कह रहा है 1 मई को कैश बैलेंस है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं। तो मई 1 तारीख को हमारे पास कैश का बैलेंस है, तो हम लिखेंगे 2 में बैलेंस BD, कितना बैलेंस बचा हुआ है, 2200। कैश का बैलेंस है ना, तो 2200 रुपए कैश में। उसके बाद बैंक का ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट मतलब होता है कि हमने बैंक से ज्यादा ही पैसे निकाल लिए, तो बैंक बैलेंस हमारा माइनस में है, और जब माइनस में होता है तो बस क्रेडिट साइड लिखना है। तो मई की कौन सी तारीख को, 1 डेट को क्या लिख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा बाई में बैलेंस BD, और कितना हो गया अभी 365 रुपए का हमारा ओवरड्राफ्ट। सिंपल इतना। चलते आगे। 3 तारीख को क्या रहा है, पेड टू J एंड कंपनी बाय चेक, हमने पेमेंट करी है J एंड कंपनी को, तो पैसा जा रहा है, तो ठीक है भाई, पैसा जा रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय में J एंड कंपनी। ठीक है, तो कितने रुपए पेमेंट करी है हमने, कैश में करिए, चेक में, चेक से करिए भाई, तो 1200 रुपए का हमने चेक की पेमेंट कर दी है, तो चेक बैंक में से चला गया, पैसा है 1200 रुपए, और डिस्काउंट कितना हो गया 15 रुपए का, तो 15 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट वाले कॉलम में आ गया 15 रुपए। सिंपल। चलिए, 5 तारीख को रिसीव फ्रॉम ए से हमें चेक मिला है, तो 5 तारीख को क्या एंट्री हो जाएगी, रिसीव फ्रॉम ए से मिला है, तो 2 में ए एंड कंपनी लिमिटेड। ठीक है, इसके बाद क्या बोलते हैं, चेक में मिला है पैसा, यानी कि 980 रुपए बैंक में आएंगे, तो 980 रुपए बैंक में आ गए, और 20 रुपए का डिस्काउंट था, तो ये रहा 20 रुपए का डिस्काउंट। खत्म भाई, आगे चलते हैं। 7 तारीख की एंट्री क्या रहा है, डिपॉजिट इनटू बैंक द चेक रिसीव्ड फ्रॉम ए। जो 5 तारीख को हमें चेक मिला था वो हमने कहां पे डिपॉजिट कर दिया, 7 तारीख को हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़ हो गई, सुनिए, जो 5 तारीख को हमें चेक मिला था वो हमने 7 तारीख को जाके बैंक में जमा किया है, यानी कि 5 तारीख को तो बैंक में जमा हुआ नहीं, तो 5 तारीख को क्या बैलेंस बढ़ाना चाहिए था, हमें नहीं बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि 5 में जमा ही नहीं हुआ। मेरे को तो लगा कि बैंक में तुरंत जमा कर दिया होगा, लेकिन ये थोड़े से आलसी हैं, इन्होंने थोड़ा लेट जमा किया। तो अभी फिलहाल क्या करेंगे, जो ऊपर वाली एंट्री है 5 तारीख की, उसकी तो केवल एक जनरल एंट्री करनी है। क्या करनी है, जनरल एंट्री। ठीक है सर, हाँ जी। तो जनरल एंट्री कैसे, हमें चेक मिला है किससे, ए से, तो हमारे पास क्या आया, बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट, सेम इसी तरीके से डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और क्या मिला हमें, चेक मिला, तो कितना आ गया, चेक 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 चेक, हाँ जी, तो ये हो गया ए से है ना, तो 2 में ए एंड कंपनी, इससे हमें पैसा मिला था, और कितने रुपए मिले थे हमें मिले थे पूरे 1000 रुपए, जिसमें से इसने 980 रुपए तो चेक से दिए थे, और 20 रुपए इसने डिस्काउंट के तौर पर दिए थे। सिंपल था। चलिए, अब सुनिए ध्यान से, बात क्या हुई, इसने ना बैंक से जो दिया है वो 980 रुपए दिया है, लेकिन इससे तुरंत बैंक तो बढ़ेगा नहीं हमारा। अगर 5 तारीख को ही बैंक में जमा कर देते तो ये एंट्री हो जाती, लेकिन अब हम 5 तारीख को जमा नहीं कर रहे, जमा होंगे 7 तारीख को। तो अभी जो एंट्री करनी है हमें, बस केवल यहाँ पे बैंक की जगह लिखना है चेक इन हैंड, क्योंकि अभी बैंक में जमा नहीं करवाया नहीं हमने, चेक कहाँ पे है, अभी मेरे हाथ में ही है। ठीक है सर, तो बस अब इसको ट्रांसफर करना है, तो अब ट्रांसफर करते हैं 7 तारीख को, क्योंकि ये जो चेक है बैंक में कब जमा होगा, 7 तारीख को। तब क्या एंट्री करी जाएगी, तब एंट्री क्या होगी भाई, तब बैंक बैलेंस बढ़ेगा ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट करना है उस टाइम पे, और 2 में चेक इन हैंड। आसान है, बढ़िया। और कितने रुपए से, वही 980 रुपए से, 980 रुपए से जो चेक था हमने 7 तारीख को जमा करवाया, तो चेक जो है हमारे पास से, जो हमारे हाथ में था चेक, वो चला गया बैंक में, तो बैंक बैलेंस हमारा बढ़ गया। तो ये जो एंट्री होने वाली थी, ये 7 तारीख को एंट्री होने वाली है। ठीक है भाई, ये 5 तारीख की एंट्री नहीं है, ये 7 तारीख की एंट्री, क्योंकि चेक जमा कब हुआ बैंक में, 7 तारीख को। समझ में आ गया इतना। चलिए आगे चलते हैं। 10 तारीख की एंट्री, परचेज स्टेशनरी फॉर कैश 150 रुपए, हमने परचेज करी है स्टेशनरी, वो भी कैश में 150 रुपए, तो पैसा गया होगा। तो 10 तारीख की एंट्री क्या है, परचेज करी थी स्टेशनरी, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय में स्टेशनरी। ठीक है भाई, और कितने रुपए की परचेज करी है, लिख लेना अपने नाम से। और कितने की परचेज करी थी हमने,
स्टेशनरी 150 की, तो पैसा गया हमारे पास से, कैश में गया तो कैश में से माइनस। ठीक है सर, आगे चलते हैं। बात आती है परचेज मेडिसिन फॉर कैश, कैश में मेडिसिन भी खरीदी है 15 तारीख को। चलिए, तो बाय में मेडिसिन, मेडिसिन कितने रुपए की, 1300 रुपए की, तो पैसा गया हमारे पास कैश में से, तो 1300 रुपए कैश में से माइनस। चलिए, कैश सेल्स, हमने कैश में माल बेचा हुआ है 15 तारीख को, तो 15 तारीख को बाय में सेल्स, और कितने रुपए का माल बेचा, 2350। चलिए, और उसके बाद क्या हुआ, हमने डिपॉजिट कर दिया बैंक, ये देखो ये अच्छी एंट्री है, डिपॉजिट इनटू बैंक, हमने बैंक में पैसे जमा करवाए कितने रुपए, 1600 रुपए। कहां से जमा करवाएंगे, जो बिजनेस के गल्ले में कैश में जो पैसा पड़ा था वो पैसा निकाल के, बिजनेस के गल्ले में जो कैश में पैसा पड़ा था वो पैसा निकाल के हमने कहां पे जमा करवा दिया, बैंक में जमा करवा दिया। समझ में आया? तो इससे हमारा कैश कॉलम तो कम हो जाएगा, लेकिन बैंक कॉलम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कैश को कम करना है, चलिए कितने रुपए से कम करना है, 1600 रुपए से। तो कैश हमारा कम हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे कैश में, लेकिन बैंक बैलेंस बढ़ाना है तो बैंक में डेबिट कर देंगे 1600 रुपए से। तो बैंक को डेबिट किया ना, लेकिन लिखेंगे क्या, टू में कैश। क्यों कम, मतलब बैंक बैलेंस बढ़ गया, क्यों बढ़ा, कैश की वजह से। समझ में आया? 16 तारीख की एंट्री, और ये भी 16 तारीख की एंट्री, और ये घट गया क्यों घटा, टू में सॉरी बाय में बैंक की वजह से। तो कैश कॉलम है तो बैंक आएगा, और बैंक कॉलम है तो कैश आएगा। इस तरह की एंट्री को बोलते हैं हम कॉन्ट्रा एंट्री। ऐसी एंट्री जो दोनों साइड को अफेक्ट करती है, मतलब कि डेबिट साइड को भी और क्रेडिट साइड को भी अफेक्ट करती है। इस तरह की एंट्री को क्या बोला जाएगा, कॉन्ट्रा एंट्री। आपने पढ़ रखा होगा पहले भी। आगे चलते हैं। 18 तारीख को क्या हुआ, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंस, पर्सनल एक्सपेंस के लिए हमने बैंक से पैसा निकाला, तो बैंक बैलेंस हमारा कम हो गया। तो बैंक बैलेंस कम हो गया कितने से, 150 रुपए से। लेकिन यहाँ पे लिखेंगे पर्सनल एक्सपेंस है ना, जब भी पर्सनल चीजें आती है, पर्सनल एक्सपेंस आता है तो हम लिखते हैं ड्रॉइंग। तो हमने बिजनेस से पैसा निकाला किसके लिए, ड्राइंग के लिए। कौन सी तारीख को, 18 तारीख को जी। 18 तारीख की एंट्री हो गई 150 रुपए से ड्राइंग के नाम से। आगे चलते हैं। इशू एक चेक, हमने एक चेक इशू किया है फॉर द मेडिसिन पर्पस, मेडिसिन पर्पस के लिए एक चेक इशू किया 19 तारीख को। ठीक है, चेक इशू किया तो बैंक बैलेंस में से पैसा जाएगा। अच्छा भाई, एक बार चेक कर लेना, कभी पिछले वाले की तरह गलती ना हो जाए, क्योंकि चेक हमने इशू की, अच्छा ये इसमें तो होने वाली नहीं। हम जिस दिन चेक इशू करते हैं, हम ये मान लेते हैं हमारे बैंक से उस दिन ही पैसा निकल गया, तो इस वजह से हम एंट्री उसी दिन कर लेते हैं। जब हम चेक रिसीव करते हैं तो उस टाइम पे देखना पड़ता है कि हम चेक जमा कब करवा रहे हैं, क्योंकि हम आलसी होते हैं, सामने वाले को आलसी नहीं मानेंगे। समझ में? तो हमको चेक, मतलब चेक मिला तब एंट्री नहीं करनी है, चेक करना है वो पैसा जमा कब करवाया गया है, समझ में, तब एंट्री करनी है। चलिए, तो क्या था, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंस हो गया। इशू ए चेक फॉर मेडिसिन पर्पस, मतलब मेडिसिन परचेज करने के लिए हमने चेक इशू किया है, तो पैसा गया होगा बैंक से, कितने रुपए गए होंगे, 1650 रुपए गए होंगे बैंक से। तो किस लिए, बाय में मेडिसिन। ठीक है भाई, मेडिसिन के लिए 1650 रुपए चले गए। चलिए, इसके बाद ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ये देखो ये अच्छी एंट्री है, 650 रुपए, ये 50 भाई 1560 इसका अमाउंट है। हाँ जी, तो बैंक से हमने पैसा निकाला किसके लिए, ऑफिस यूज के लिए। ड्रू कैश फ्रॉम बैंक, यानी कि बैंक से पैसा निकाला है, कैश निकाला है बैंक से, और किसके लिए, ऑफिस के पर्पस के लिए। यानी बैंक बैलेंस हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और हमारा कैश बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि हमारे पास कैश में पैसा आ गया बैंक से निकल के। तो बैंक बैलेंस कम करना है कितने रुपए से, 650 से, तो बैंक बैलेंस में क्रेडिट कर देंगे 650, और कैश को बढ़ाना है तो कैश में डेबिट कर देंगे कितने से, 650 से। बस कैश है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे टू में बैंक, और इधर एंट्री करिए बैंक में, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय में कैश। आसान है। जर्नल एंट्री बताऊंगा इसकी, अरे बहुत सिंपल है। हमने बैंक से पैसा निकाला ऑफिस यूज के लिए, तो हमारे पास कैश आ रहा है, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, और टू में बैंक। ये तो एंट्री होती है ना, तो बैंक को हमने क्रेडिट किया तो बैंक के साइड में क्रेडिट साइड में आएगा, और कैश को हमने डेबिट किया तो कैश के डेबिट साइड में आ जाएगा, है ना भाई। बस जो नाम आता है वो दूसरे वाले का आता है। चलिए, तो कौन सी तारीख की, 21 तारीख की एंट्री थी, 21 तारीख की एंट्री थी, और इस तरह की एंट्री को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री, जो दोनों साइड को अफेक्ट करती है ना। चलिए, सॉरी, कॉन्ट्रा एंट्री। आगे चलते हैं। इसके बाद क्या रहा है, रिसीव चेक फ्रॉम एस एंड सन्स डिपॉजिट इनटू बैंक, रिसीव हुआ चेक और हमने उसी दिन हमने क्या बोलते हैं, बैंक में जमा करवा दिया, तो बैंक बैलेंस हमारा बढ़ जाएगा कितने रुपए से, 1560 रुपए से। चलिए, तो टू में एस एंड सन्स, ठीक है जी, इनसे चेक रिसीव हुआ था और तुरंत जमा करवा दिया। कौन सी तारीख की एंट्री, 24 तारीख की एंट्री, खत्म। इसके बाद पेड ऑफिस रेंट, ऑफिस का रेंट पे किया तो हमने कैश में पे किया हुआ मान लेते हैं, तो 29 तारीख को कैश में से पैसा चला गया बाय में रेंट के नाम से। और कौन सा रेंट था, कितना का रेंट था, मतलब ये था 450 का, तो 450 रुपए कैश में से कम हो गए। चलिए, इसके बाद कैश सेल्स, हमने माल बेचा है तो पैसा आया होगा, तो यहाँ पे हो गया थोड़ी सी गलती कर दी, सब यार बताते नहीं हो, गलती करवा देते हो बस खाली। कैश सेल्स ये वाली एंट्री, एक कैश सेल्स ये वाली एंट्री थी, तो माल बेचेंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो फिर ये यहाँ पे कैसे लिखवा दी तुमने, समझते नहीं हुआ, पैसा आ रहा है भाई, पैसा आएगा तो कहाँ पे लिखेंगे इसको, डेबिट में। तो 15 तारीख की एंट्री यहाँ पे होने वाली थी, यहाँ पे 16 तारीख के ऊपर एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे एंट्री हो रखी है, ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 15 तारीख की एंट्री, टू में कैश सेल्स, समझ में आया, ठीक। तो कैश सेल्स कितना था, अरे पता है मैं यार भाई, जगह नहीं है यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ ऐसा,
हाँ जी, तो कैश सेल्स कितना था? कैश सेल्स था पिछली बार 2350 का, तो 2350 कैश में आया था पैसा। और इस बार भी कैश सेल्स है 30 तारीख का, 30 तारीख का 2 में सेल्स, हाँ भाई सेल्स लिखते हैं, सॉरी कैश सेल्स लिखने की जरूरत नहीं है इतना बड़ा, ठीक है। हाँ जी, तो सेल्स अकाउंट में कितना है? 4300 रुपए, तो 4300, सिंपल इतना। चलिए, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, मतलब ऑफिस यूज के लिए बैंक से पैसा निकाला, फिर दोबारा से वही एंट्री आ गई कि बैंक बैलेंस हमारा कम हो जाएगा और कैश बैलेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो कैश को बढ़ाना है 1470 रुपए से और बैंक बैलेंस कम करना है 1470 रुपए से, लेकिन बैंक को कम किया है तो यहाँ पे लिखेंगे बाय में कैश, और यहाँ पे कैश को बढ़ाया तो यहाँ पे लिखेंगे 2 में बैंक। आसान है, इस तरह की एंट्री को काउंटर एंट्री बोला जाता है। बढ़िया, चलो होशियार तो हो गए तुम, ठीक है भाई। हाँ जी, ये 31 तारीख की एंट्री है 31 की, समझ आ गया भाई। चलिए, अब कुछ नहीं करना, बस अब खाली बैलेंस करना है आपको। बैलेंस मतलब क्या होता है कि एक साइड का मतलब दोनों साइड का टोटल देख कर लो, और टोटल करने के बाद बस आपको देखना है कौन सी साइड कम है और कितनी कम है। जैसे कि अगर आप देखो जाए तो फिर इसमें इन दोनों में से डिस्काउंट के कॉलम में कौन सी साइड कम है? वो वाली साइड कम है। कितने रुपए से कम है? 5 रुपए से कम है, क्योंकि इस साइड टोटल कितना है बता ही देता हूँ। इस साइड का टोटल है 20, तो इस साइड का भी टोटल कितना होना चाहिए? 20 होना चाहिए, लेकिन इस साइड का 20 हो ही नहीं रहा, 15, और फिर उसके बाद जब आप 5 जोड़ोगे मतलब 31 तारीख को बाय में बैलेंस सीडी करके लिखना है, तो कितने रुपए बचेंगे? 5 रुपए, तो लिख दिया मैंने। अब करते हैं भाई इसका कैश का बैलेंस। तो कैश में भाई ये सब टोटल करना पड़ेगा यार, यही तो बसड़ा है पूरे क्वेश्चन के अंदर भाई। चलिए करते हैं, चालू 0, ठीक है 0। दूसरी चीज 7, 7 5 12, 12 5 12 5 17, 17 का 7, एक हाथ 0 ऊपर, 2 और 1 हो गया 3, 3 और 6 9, 9 10 11 12 13 14 15, 15 16 17 18 19, 19 का 9, एक हाथ 0 ऊपर भाई। चलिए 2 और 1 3, 3 और उसके बाद 4 5, 5 4 9, 9 और 1 10, तो ये हो गया 10, तो ये 10,970। इसका देख लेते हैं टोटल कितना आ गया, तो 1600 और 1300, तो 1600 और 1300 हो गए भाई 2900, 2900 एक 3000, 3050, 3050 और 3500, ठीक है भाई। तो 3500 उस साइड का बैलेंस आ रहा है, यानी कि ये वाली साइड ज्यादा है ना भाई। चलिए 10,970 रुपए, और वो कितने से ज्यादा है उससे देख लेते हैं। 0 7 4 और ये बच गया 7, 7470, तो 7470 ये हमारे पास क्या कैश का बैलेंस, इतना पैसा हमारे पास कैश में पड़ा हुआ है। आगे चलते हैं भाई, बैंक बैलेंस चेक कर लेते हैं एक बार। तो बैंक बैलेंस में से कौन सी साइड ज्यादा दिख रही है आपको? तो मेरे को तो वो वाली साइड ज्यादा दिख रही है भाई, ठीक है। चलो एक बार कर लेते हैं। यहाँ का टोटल कितना आ गया? 1500 मतलब 1600 3200 में से 40 कम भी है ना, तो 40 उसमें से ले लिया, हो गया पूरा 3200, और ये हो गया 940, तो 3200 और 940, तो ये कितना हो गया? 40 का 40 और 9 10 11 11 का 1, 1000 ऊपर 4, यानी 4140 हो गया, 4140, ठीक है। अच्छा, तो अब इसका चेक कर लेते हैं, इसका टोटल कितना आ गया। तो इसका टोटल कितना आ रहा भाई? तो लास्ट में देख लो 5 ही है बस खाली, तो ये हो गया 5। उसके बाद कितना है? 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 5 22, 22 और 6, 22 और 6 कितना हो गया? 22 और 6 28, 28 का कितना हो गया? 8, 2000 ऊपर हो गया, 2000 ऊपर हो गया, तो फिर 3 और 2 5, 3 और 2 5 और 5, इसके बाद 3 और 5 6 7, 7 1 8, 8 और 6, 8 और 6 14, 14 और 6, 14 और 6 हो गया 20, 20 और 4 24, 24 का 4, 2000 ऊपर, ठीक है। 2000 ऊपर होने के बाद अब 2 1 3, उसके बाद 4 5, यानी कि ये हो गया 5485। भाई कहीं पे कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई हो तो देख लेना आराम से, कंसेप्ट वही है, बस खाली कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। शुरू करते हैं। तो वो वाली साइड ज्यादा है इस बार, तो यानी कि इसका टोटल कितना है? 5485, ये वाली साइड ज्यादा है, ठीक है। तो इसका बैलेंस जो आएगा वो इस साइड आएगा, क्योंकि बराबर करनी है ना दोनों साइड है। तो 31 तारीख को हम लिखेंगे 2 में बैलेंस CD, और कितना CD बच गया बैलेंस CD निकाल लेते हैं 4140 के हिसाब से। तो इधर बच गया 5, इधर बच गया 4, इधर बच गया 3 और इधर बच गया 1, तो 1345, तो इसका बच गया 1345, समझ में आ गया? बच गया, तो इसका हो जाएगा 5485 पूरा, और इसका हो गया 10,970, और ये हो गया भाई आपका कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक खत्म, ठीक है। बस इसका बैलेंस जो होता है इधर उतार दोगे तो आपका ये भी खत्म हो जाएगा। कैसे कहाँ लिखूं? चलिए, वो जो 31 तारीख है वो इधर हो जाएगी, 31 तारीख 2 में बैलेंस BD बन जाएगा, और ये इधर 5 रुपए, इधर बच गया 7470, और ये वाला जो है उधर उधर जाएगा, तो बाय में बैलेंस BD कितना? ये हो जाएगा 1345, समझ में आया? चलिए, तो ये हो गया 31 तारीख को, नहीं सॉरी 1 तारीख को, 1 मई था ना, ये जून, मई की जगह क्या हो जाएगा? जून 1 तारीख को,
ठीक है भाई। तो ये थी आपकी ट्रिपल कॉलम कैश बुक, और होप करता हूं आपको समझ में आ गई होगी सारी सारी। ठीक है, बहुत आसान थी, बस आपको कंसेप्ट का ध्यान रखना है। पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड, पैसा जा रहा तो क्रेडिट साइड, इस तरीके से आप कर लोगे। बस अब खाली आपके दो टॉपिक रहेंगे, छोटे छोटे टॉपिक, बिल रिसीवेबल अकाउंट, मतलब बिल रिसीवेबल बुक और बिल पेबल बुक। ठीक है भाई, हाँ जी, बस एक ही बार में समझाऊंगा। बिल रिसीवेबल, बिल पेबल आपको दोनों समझ में आ जाएगी, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। ये सबसे मुश्किल था जो कैश बुक था, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, आपको समझ में आ गया, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। और क्या बोलते हैं, सच बता रहा हूँ, अगर आपने पहले से कर रखा है ना, सच बता रहा हूँ भाई साहब, दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग से थैंक यू आपको। और अगर आपने नहीं कर रखा तो कोई बात नहीं, आराम से बाद में कर दियो, कोई आपत्ति नहीं आ रही है। हम भी यहीं पे, आप भी यहीं पे, मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद। ठीक है, अभी फिलहाल अभी तो क्लिप रह गई ना, हाँ जी। तो अब आप सीखोगे बिल रिसीवेबल बुक और बिल पेबल बुक। ठीक है, चालू करते हैं फिलहाल। जिसको नोट करना है भाई नोट कर लेना। ठीक है, हाँ जी, हाँ भाई श्योर है, चलो फिर। हाँ भाई, तो शुरू बात आती है अगले टॉपिक की, जिसका नाम है पैटी कैश बुक और बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेबल बुक। बस ये टॉपिक करते के साथ ही आपका ये वाला चैप्टर पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। पैटी कैश बुक छोटा सा टॉपिक है, बस खाली समझा देता हूँ, इसलिए मैंने लिखवा के नहीं दिखाया कि कैसे करेंगे, बस इस तरह बता देता हूँ। ठीक है, पैटी कैश बुक के अंदर आपको कैश बुक बनानी है। बस ये जो कैश बुक होगी वो थोड़ी सी अलग होगी। जैसे आपको पता है ना, कैश बुक जो नॉर्मली बनती है वो इस तरीके से बनती है कि अमाउंट यहाँ पे लिखा होता है, फिर पर्टिकुलर होता है, फिर डेट दे देते हैं आपको, फिर सेम इसी तरीके से अमाउंट, पर्टिकुलर और फिर उसके बाद डेट होती है यहाँ पे। इस तरीके से हमारी मतलब कैश बुक बनती है नॉर्मली। लेकिन यहाँ पे पैटी कैश बुक है। पैटी कैश बुक क्या होता है, एक बड़ा अकाउंटेंट बैठा हुआ है ऊपर, ठीक है, उसको बड़े बड़े ट्रांजैक्शन देखने हैं, तो वो छोटे छोटे ट्रांजैक्शन जो होते हैं 2 रुपए के 3 रुपए के ट्रांजैक्शन, वो बोल देता है एक छोटे अकाउंटेंट को कि भाई आपको ये सारे ट्रांजैक्शन देखने हैं, जिसके लिए हम आपको रोज के, या मान लो हम आपको महीने के 1000-10,000 रुपए दे देंगे, और जितने भी ट्रांजैक्शन होते जाएंगे छोटे छोटे, वो सारे आपको देखने, आपको उनका हिसाब किताब रखना है। मैं बड़े ट्रांजैक्शन देख लूंगा तब तक। ठीक है, आपको हर क्या बोलते हैं महीने में इतने रुपए दे दिए जाएंगे छोटे छोटे ट्रांजैक्शन करने के लिए। यानी कि इनकम का सोर्स उस अकाउंटेंट के पास केवल एक ही होता है, जो कि बड़े अकाउंटेंट के पास से आएगा पैसा। ठीक है, लेकिन एक्सपेंसेस के सोर्स बहुत सारे होते हैं, खर्चे छोटे छोटे बहुत सारे करने पड़ते हैं। तो बस वही चीज है। तो जब रिसिप्ट्स वाले इतने कॉलम है ही नहीं, तो फिर इतने बनाने की जरूरत भी नहीं है। तो पर्टिकुलर जो है दोनों को इन्होंने कंबाइन कर दिया, एक ही पर्टिकुलर बना दिया, ताकि आप सारे ट्रांजैक्शन इसी पर्टिकुलर के अंदर लिख पाओ। बस अमाउंट का कॉलम 2 है, एक ये वाला और एक ये वाला। ये वाला जो अमाउंट है वो डेबिट साइड वाला अमाउंट है, क्रेडिट साइड वाला। यानी यहाँ पे पैसा आता है तो प्रॉफिट है, और जब पैसा जाएगा तो उसको कहाँ पे लिखना है, इस साइड पे। समझ में? तो जो भी पर्टिकुलर हम लिखते थे, पर्टिकुलर का कॉलम एक है, डेट का कॉलम एक है। बस एंट्री इस साइड करोगे तो पैसा आ रहा है, इस साइड करोगे तो पैसा जा रहा है। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बोला, मैं अज्यूम कर लेता हूं कि यहाँ पे जो बिजनेस का मालिक है वो 100 रुपए दे रहा है, ठीक है, हर महीने की शुरुआत में। तो 2 में बैंक लिख देंगे, फिर पहली तारीख को ही सितंबर में 100 रुपए आ गए। अब इसमें से खर्चे कौन कौन से हैं? देखिए, हमने परचेज किया पोस्टेज स्टैम्प 10 रुपए का, यानी कि हमने पोस्टेज पे खर्चा किया, तो बाई में पोस्टेज स्टैम्प 10 रुपए खर्चा हो गया। उसके बाद टैक्सी फेयर के लिए हमने पे किया 12 रुपए, तो टैक्सी फेयर के लिए 12 रुपए। उसके बाद चाय और लंच के लिए 37 रुपए। टेलीग्राम के लिए, टेलीग्राम के हमने 3 रुपए दे दिए। और पेड फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी के लिए खर्चा हुआ 2 रुपए, स्टेशनरी का खर्चा हो गया। और पेड टू कृष्ण फॉर क्या लिख दिया, हाँ जी, CYCLOSTY अलाइन, मतलब साइकिल होस्टिंग, मतलब कोई भी चीज होगी, पता नहीं मेरे को भाई, कोई याद नहीं है, बस खर्चा है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस के नाम पे यहाँ पे डाल देना है। मतलब कोई भी तरह का एक्सपेंस देते हैं वो सारे वहां पे जाएंगे। बस इनकम जो होती है वो केवल एक होती है, जो अकाउंटेंट यानी बड़ा अकाउंटेंट या फिर बिजनेस का मालिक देता है आपको, चलते हैं महीने के स्टार्टिंग में, यानी आपके पास इतना मिनिमम बैलेंस होना चाहिए, वो पूरा कर देता है। चलिए, तो हम लोग को पता चला कि टोटल एक्सपेंस जो है हमारा वो कितना है, 73। तो डेबिट साइड हमारी कितने की है, 100 रुपए से, और क्रेडिट साइड हमारे कितने से, 73 से। तो दोनों में से कौन सा रकम है, क्रेडिट वाली साइड। तो बैलेंस करने के लिए वहां पे भी अमाउंट डालना पड़ेगा। कितना अमाउंट डालना ताकि दोनों बराबर हो जाए? मेरे को पता चला 27 रुपए डालने पड़ेंगे, है ना। 100 में से 73 गए तो 27 बच गया। तो इसी को बोलते हैं हम बैलेंस सीडी, समझ में आया। और जब बैलेंस सीडी के 27 रुपए डाले तो टोटल मिला के अब पूरा हो गया इसके पास 100 रुपए, जो कि इसके पास भी कितना है, 100 रुपए। क्वेश्चन हो गया बैलेंस। तो इस साइड का जो बैलेंस सीडी था वो अगले साल क्या बन जाएगा, बैलेंस बीडी बन जाएगा। तो अगले महीने यानी 1 अक्टूबर को वो आ गया बैलेंस बीडी में। लेकिन मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए, 100 रुपए, चाहे वो अकाउंटेंट दे चाहे बिजनेस का मालिक दे, वो पैटी कैश बुक वाले को देने पड़ेंगे हमें 100 रुपए। चलिए, तो क्या किया गया कि 27 रुपए इसके पास ऑलरेडी है, तो 1 तारीख को बिजनेस के मालिक ने या फिर अकाउंटेंट ने, किसी ने भी इसके पास दोबारा से कितने रुपए दे देगा, 73 रुपए दे दिए उसने, ताकि क्या बोलते अपने पास ये 100 रुपए का बैलेंस दोबारा इकट्ठा कर ले। समझ में? अब जो इस महीने खर्चे होंगे वो इस महीने खर्चे होते रहेंगे बार बार। समझ में? इसलिए यहाँ पे पर्टिकुलर बनाने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे ये सारे ट्रांजैक्शन करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पैसा आने का सोर्स बहुत कम होते हैं और पैसे जाने के सोर्स बहुत सारे होते हैं। ठीक है, हाँ, कई बार अगर आप बुक में देखोगे तो फिर इन एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग से एक कॉलम बना रखा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बना लेता हूं, मान लो स्टेशनरी का कॉलम बना लिया, यानी कि मैंने बना लिया एक पोस्टेज एंड स्टैम्प का कॉलम,
पोस्टेज स्टैंप का कॉलम, एक स्टेशनरी का कॉलम। तो देखिए पोस्टेज स्टैंप कितना खर्चा हुआ, तो 10 रुपए यहाँ पे खर्च हुए पोस्टेज स्टैंप पे, और कहीं पे पोस्टेज स्टैंप नहीं है, छोड़ दो फिर। तो टोटल खर्चा हो गया 10 रुपए इस पे। स्टेशनरी पे कितना खर्चा हुआ टोटल, स्टेशनरी ये रहा, तो 2 रुपए यहाँ पे स्टेशनरी में, यानी टोटल खर्चा कितना हुआ 2 रुपए। तो इस तरीके से आप अलग अलग दिखा सकते हो कि इतना मैंने पोस्टेज स्टैंप पे खर्चा किया, इतना मैंने स्टेशनरी पे खर्चा किया। इस तरीके से आप जितना चाहे उसे बढ़ा सकते हो, लेकिन बेसिकली मेन जो होता है वो इतना ही होता है। समझ में आया? एक दो कॉलम एक्स्ट्रा बना लेता, बाकी मिसलेनियस में डाल देना जो भी आपका कॉलम होगा, और यहां पे खत्म हो जाएगा आपका पैटी कैश बुक। ज्यादातर क्वेश्चन पैटी कैश बुक के आने के चांसेस बहुत कम होते हैं एग्जाम्स में अगर आएगा तो फिर कैश बुक आएगा, ट्रिपल कॉलम कैश बुक आएगा, इस तरीके से। और ये वाला तो भाई ना के बराबर ही आता है एग्जाम में, मैं गारंटी देता हूं, लिख के देता हूं यहीं पे कि अगर ये वाला क्वेश्चन आ गया तो भाई क्या कुछ नहीं कर सकते सर, आप कुछ नहीं कर सकते, हम भी कुछ नहीं कर सकते, आप भी कुछ नहीं कर सकते। पेपर वाला है कुछ भी दे सकते हैं भाई उसके लिए, ठीक है। हाँ जी, कुछ वो नहीं है। कभी के मेरा पेपर वाला मेरी वीडियो देख रहा हूँ, क्या चैलेंज दे रहा है भाई डाल देते हैं। शुरू करते हैं भाई, ये है बिल रिसीवेबल बुक। कौन सी बुक है, बिल रिसीवेबल बुक, और ये है बिल पेबल बुक। बस खाली फॉर्मेट देख लो, बस खत्म है काम, ज्यादा कुछ है नहीं। बिल रिसीवेबल मतलब हमने कोई सामान वामान बेचा हुआ या फिर किसी से पैसा लेना है हमें, है ना, तो वो बंदा क्या करता है, वो बिल रिसीवेबल मतलब बिल काट के दे देता है कि भाई इतनी तारीख को मैं 2-3 महीने बाद आपको पेमेंट कर दूंगा। तो वो सारी डिटेल आपको बिल रिसीवेबल बुक के अंदर लिखनी है। तो सबसे पहले आता है डेट का कॉलम, जिसके अंदर आप सारी डेट लिखोगे कि 1 जुलाई को हमें निर्मला जी से पैसे लेने हैं, और वो भी कौन सी मतलब कितने महीने बाद देने हैं वो पैसे, वो देंगे 3 महीने बाद। यानी 1 जुलाई को निर्मला जी ने हमें बिल दिया कि मैं 3 महीने बाद आके पैसे चुका दूंगी, तो 1 जुलाई को उन्होंने निर्मला जी ने 3 महीने के लिए बिल दे दिया। टर्म कितना था उसका, 3 महीने का, ठीक है। अब 1 जुलाई के 3 महीने बाद कब हो जाएगा, तो जुलाई से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ओह सॉरी उल्टा लेवल है, जुलाई से, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो 3 महीने कब होता है, अक्टूबर में होता है, ठीक है। तो 1 तारीख को बिल दिया था, तो 1 ही तारीख आना चाहिए, यानी ड्यू डेट जिस दिन वो सामने वाला हमें बिल के पैसे लौटाएगा। तो 1 जुलाई से अगर गिना जाए तो जुलाई से सितंबर, अक्टूबर, अरे क्या गिन रहा हूं मैं, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो अक्टूबर में जो है वो पैसा देगा, लेकिन 1 तारीख को देना चाहिए ना भैया। तो ये 4 तारीख को कैसे है भाई, वो 3 दिन ग्रेस के होते हैं, पता है। यानी हम जब किसी से बिल लेते हैं तो हम उसको 3 दिन एक्स्ट्रा देते हैं छूट पे, भाई कि 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम है आपके पास, प्रिविलेज है आपके पास, कि आप आराम से दे सकते हो। अगर आपने नहीं दिया तब हम कोर्ट में जाएंगे इशू करने, समझ में ना। तो 1 तारीख को देना चाहिए आपको, लेकिन अगर आप 1 तारीख को भी नहीं दे रहे तो आप 3 दिन का ग्रेस पीरियड ले सकते हो, यूज कर सकते हो हर किसी के दिन। लेकिन ऐसा नहीं है, छुट्टी वुट्टी देखा जाएगा भाई। जैसे बताता हूँ, देखो 1 जुलाई को किसी ने बिल दिया आपको, और वो कह रहा है कि मैं 3 महीने बाद आपको बिल के पैसे लौटा दूंगा, तो हम इसके बाद 3 महीने बाद कब होते हैं, ये होते हैं 1 अक्टूबर को। तो हम बोलते हैं 1 अक्टूबर को आप पैसा नहीं दे पा रहे तो 3 दिन ग्रेस के ले लो, बोलते नहीं ऑटोमेटिकली होते हैं वो 3 दिन ग्रेस के। तो 3 दिन अगर इसमें जोड़ देंगे तो 1 और 3 कितना हो गया, 4 जुलाई, यानी कि वो लास्ट डेट क्या है, 4 जुलाई तक वो पैसे चुका सकता है। लेकिन सुनिए 4 जुलाई मतलब 4 जुलाई, इससे पहले ही अगर मान लो 4 जुलाई को भैया कोई हॉलिडे पड़ गया, कोई संडे पड़ गया, मान लो 4 जुलाई को क्या है, संडे है, अगर 4 जुलाई को संडे है तो क्या भैया 5 जुलाई को दे सकते हैं पैसे, नहीं, फिर 3 जुलाई को देना पड़ेगा। वैसे आपकी डेट थी 1 अक्टूबर की, लेकिन हम 3 दिन ग्रेस के दे रहे हैं कि आप 3 दिन में चुका दो। लेकिन अगर कोई छुट्टी पड़ गई तो आप 3 तारीख को दो पहले, समझा, एक्स्ट्रा आगे नहीं जाना, समझा क्या भाई। हाँ जी, तो ये 3 दिन के बाद मतलब 4 अक्टूबर को पैसे देंगे, और अमाउंट कितना था, 5000, इस तरीके से। दूसरी एंट्री ये क्या है, 1 जुलाई को ही मतलब 31 जुलाई को इन्होंने बिल दिया हमें, फैसल नाम के बंदे ने, कि हम आपको 60 दिन बाद पैसा लौटा देंगे। तो यहां से हमने 60 दिन गिनने चालू करे, तो जुलाई के बाद अगस्त और सितंबर के 60 दिन गिने, तो 60 दिन अगर अगस्त और सितंबर के गिनते हो, 60 दिन अगस्त सितंबर के, अगस्त में कितने दिन होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। मैं इस तरीके से गिनता हूं भाई, जो ऊपर आता है वो 31 के महीने होते हैं, और जो नीचे आते हैं वो 30 के महीने होते हैं। बस खाली फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। शुरू करते हैं, तो जनवरी 31 का, फरवरी 28 या 29 का नीचे, क्योंकि मार्च 31 का, अगस्त नीचे इसलिए मतलब 30 का रहेगा, क्या बोल रहा हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल जो है वो नीचे इसलिए नीचे रहेगा मतलब कि 30 का। उसके बाद अप्रैल, मई 31 का, जून 30 का, इस तरीके से चलता जाएगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई को हमने बोल दिया बिल, अगस्त, सितंबर, यानी अगस्त जो है उसमें 31 दिन होते हैं और सितंबर में 30 दिन होते हैं। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो जो 60 दिन होंगे वो हो जाएंगे, कौन सी तारीख को बनेंगे ये 60 दिन, 60 दिन कौन सी तारीख को बन रहे हैं बता दो ना। हाँ जी, ये बन रहे हैं 30 तारीख को, और वो भी कौन सी में, ये जुलाई था ना, अगस्त, सितंबर, सितंबर की 30 तारीख को, ठीक है। अब सितंबर की 30 तारीख को बन रहे हैं 60 दिन पूरे पूरे, तो 30 सितंबर से गिनो, सितंबर के बाद अक्टूबर, नहीं 30 तारीख को नहीं बन रहे ना, 31 दिन तो इसी में हो गए, 30 दिन इसमें हो गए, ये बन रहे हैं भाई जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। सितंबर 30 का महीना होता है, तो ये बन रहे हैं
हाँ जी, तो ये बन रहे हैं 29 सितंबर को। 29 दिसंबर को 60वां दिन हमारा पूरा हो रहा है। अब इसके बाद 3 दिन ग्रेस के जोड़ो, तो 3 दिन ग्रेस के जोड़ेंगे तो बात बनती है ये 30, 31 का तो होता ही नहीं, 30 के बाद 1 और फिर 2 सितंबर 30 का होता है, उसके बाद 1 या 2 आ जाएगा अक्टूबर की तारीख। ठीक है, अब 2 अक्टूबर को भाई होती है छुट्टी, वो होता है ना क्या बोलते हैं, गांधी जयंती, महात्मा गांधी जी का जन्मदिन हुआ था उस दिन। ठीक है, मतलब जन्म हुआ था उस दिन, तो वो गांधी जयंती मनाते हैं 2 अक्टूबर को। तो 2 अक्टूबर को तो पैसा दे नहीं सकते, छुट्टी होती है सरकारी, तो इस वजह से उसको पैसा पेमेंट कब करनी पड़ेगी, 1 अक्टूबर को ही करनी पड़ेगी। तो वो भी कितने की, 1000 की। तो इस तरीके से आपको डेट लगा के, हिसाब लगा के, खाली ये ड्यू डेट है जो आपको कैलकुलेट करनी है, 3 दिन प्लस के ग्रेस के जो लगाओगे उस हिसाब से, वरना तो नॉर्मल चलने वाला है। जैसे 11 तारीख था तो ये 12 मतलब नवंबर हो जाएगा। ठीक है भाई, हाँ जी, वो 13 तारीख का संडे था ना, इस वजह से वो संडे मान के वो कर लेते हैं 19 तारीख को। ठीक है, 700 रुपए का बिल। और सेम ऐसे ही बुक का फॉर्मेट होता है इसका, सीरियल नंबर मतलब बिल पेपर अकाउंट, जब हम पे करने जाएंगे किसी को इशू करते हैं हम बिल, तो सीरियल नंबर यहाँ पे 1, 2 जो भी बिल होंगे वो डाल दोगे, डेट डाल दोगे कब आपने क्या बोलते हैं बिल जो था वो इशू किया था किसी को, और उसका नाम आएगा किसको इशू कर रखे हैं, उसके बाद भाई लेजर नंबर आ जाएगा जो भी आप डालोगे, पीरियड यानी कि वो बिल कब चुकाना है। तो जैसे आपने यहाँ पे पीरियड कैलकुलेट किया, ड्यू डेट, वैसे यहाँ पे चुकाओ, वो सही पीरियड मतलब टर्म, जितना टर्म यहाँ पे था वही टर्म यहाँ पे लिखोगे, ड्यू डेट ये वाली उठ के यहाँ पे आ जाएगी, समझा। और ये जो अमाउंट था वो यहाँ पे बिल्कुल सेम वैसे ही, बस ये जो लेजर फोल्ड था वो इधर आ गया इधर। ठीक है, और उसके बाद ये हो गया रिसिप्ट्स और ये हो गया डेट वाला कॉलम, मतलब सारी कॉलम वही है, बस थोड़ा सा खिसक गया इधर उधर, बस आप आराम से कर लोगे। सेम टॉपिक है भाई, इतना मुश्किल नहीं है और आता भी नहीं एग्जाम में, सच बता रहा हूं मैं। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ पे खत्म होता है आपका तीसरा चैप्टर। और अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक से सब्सक्राइब पक्का करके जाना। और सच बता रहा हूं, अगर आपने पहले से कर रखा है ना, तो गलेजे से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग अंग से थैंक यू आपको। और अगर आपने पहले से नहीं कर रखा सब्सक्राइब तो भाई क्या ही करें, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई आपत्ति नहीं आ रही है, हम भी यहीं पे, आप भी यहीं पे, मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद। ठीक है भाई, अच्छा और एक चीज और, अगर किसी के नोट्स परचेज करने हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करके नोट्स परचेज कर लेना, कोशिश करना व्हाट्सएप पे करें। ठीक है, कॉल करना अच्छा लगता नहीं है। और मेरे भाई का भी चैनल है एक्सप्लेन नाम से, ठीक है, हाँ जी, पहले से ही बहुत बड़ा चैनल है, आपको पता ही होगा वैसे ही, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसको जाके पक्का सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और कुछ नहीं बताना भाई, तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन, और टाटा बाय बाय। जिसको नोट करना भाई नोट कर लेना, कहते फिर बोल लो भैया आपने जगह नहीं दी, टाइम नहीं दिया, फोकस कर देता हूं थोड़ा। चलिए टाटा बाय बाय।